रिमोट सेंसिंग में सेंसर्स के बारे में बात करेंगे। सेंसर्स, अब जितनी भी हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, चाहे एयरबोर्न हो, चाहे कोई भी आप प्लेटफॉर्म ले लें, वहाँ पर सेंसर होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को सेंस करते हैं, उसी हिसाब से इमेजिंग होती है ना। तो जो स्ट्रेंथ है, पहला सवाल है, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल डजंट डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो पहली चीज ये समझिए, इसका उत्तर है रिफ्लेक्शन। उत्तर रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब जब भी आप किसी सिग्नल के बारे में बात करते हैं तो इसका सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो पावर है, वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है। इसका एनर्जी फ्लक्स, इसके लिए सवाल आएगा तो इसको समझाएंगे। ड्वेल टाइम हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, इस सब पे डिपेंड करता है। रिफ्लेक्शन पे डिपेंड नहीं कर सकता या नहीं करता है। जो सिग्नल है उससे क्या होता है, हम रिकॉर्ड करते हैं और एक बाइनरी रेंज होता है, डायनेमिक या न्यूमेरिकल डेटा होता है जिससे इमेज बनती है। बेसिकली अगर आप डिजिटल इमेज देखेंगे तो 2 डायमेंशनल एरे ऑफ मैट्रिक्स ही तो है, या नंबर होते हैं, जैसे 45 हो गया, 32 हो गया, उसके हिसाब से आपकी जो उस नंबर के हिसाब से, या ये कहें कि एक रेंज होती है, और अगर 8 बिट का है तो 0 से लेकर 255 तक जो नंबर्स होंगे उसके हिसाब से एक ग्रे इमेज बन जाएगी। इसी तरीके से कलर कर लीजिए। तो ये चीज़ होती है। ये जो चीज़ है ये एनर्जी फ्लक्स, ऑल्टीट्यूड और स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ और ड्वेल टाइम और इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर आपका इस तरीके से सैटेलाइट है तो बहुत सारी चीज़ है जिस पे जब सिग्नल आएगा तो जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि जो स्ट्रेंथ है वो एनर्जी फ्लक्स पे तो डिपेंड करता ही है, या जितनी एनर्जी आपकी और जितने अमाउंट है एनर्जी का या जो शक्ति है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रेडिएट हो रही है एक टेरेन से, टेरेन कोई भी हो सकता है वहाँ से। और ये डिपेंड करता है कि भाई कौन सा डे है, डार्कर डे है, ब्राइटर डे है। जब अगर सनी डे होगा तो बहुत अच्छी इमेजिंग मिल जाएगी, और अगर थोड़ा डार्कर डे होगा थोड़ी हल्की मिलेगी आपको। Which of the following indicates the correct set of bands operated in LIS-3 सैटेलाइट। तो LIS-3 सैटेलाइट में क्या क्या है, पहले आप LIS-3 यहाँ देख लीजिए। LIS-3 में आपका जो LIS-3 का फुल फॉर्म होता है ये बताता हूँ। ये L के लिए है लीनियर इमेजिंग एंड सेल्फ स्कैनिंग। लीनियर इमेजिंग और सेल्फ स्कैनिंग सेंसर है। तो ये एक ऑप्टिकल सेंसर है, ये ऑप्टिकल सेंसर है, और इसमें 4 बैंड्स है। कौन कौन से बैंड है? ग्रीन, रेड, नियर इंफ्रारेड और स्विर, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। इसका जो अगर आप स्वाथ कहेंगे जितना ये कवर करता है 141 किलोमीटर है। रेजोल्यूशन इसका है 23 मीटर। जितने भी स्पेक्ट्रल बैंड मैंने बताया 1 2 3 4 इसमें, तो यहाँ बैंड के मैंने वेरिएशन भी दे दिए हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो कौन सा उत्तर सही हो रहा है? विजिबल रे है इसमें, और ये आपका NIR है। तो ग्रीन रेड तो विजिबल में आते हैं, NIR हो गया, तो आप इसको A सही कर दीजिए, क्योंकि रेडियो वेव नहीं है, फार IR, नियर IR नहीं है, ये 4 हुआ है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये IRS-1A में LIS-3 था, और जैसे आपको बताया कि ये जो अलग अलग बैंड्स है इसके, LIS-4 सेंसर भी समझ लीजिए फिर साथ ही साथ। जो LIS-4 है, LIS का फुल फॉर्म तो वही यही होगा, लेकिन ये साथ में पैनक्रोमेटिक, अगर थोड़ा सा सरल भाषा में बताऊं तो ब्लैक एंड व्हाइट समझ लीजिए आप। पैनक्रोमेटिक वैसे ग्रे स्केल होती है, बस ऐसे समझ लीजिए कि भाई एक ब्लैक एंड व्हाइट है और एक कलर्ड है। तो कलर्ड को हम MSS मल्टी स्पेक्ट्रल कहते हैं, और पैन हो गया आपका पैनक्रोमेटिक। अब इसमें LIS-3 तो है ही, जैसे LIS-3 के जैसा ही है, बस स्विर नहीं है इसमें, यानी यहाँ पर SWIR नहीं है। रेजोल्यूशन इसका ज़्यादा अच्छा है क्योंकि 5.8 मीटर रेजोल्यूशन है। और अगर आप रिसोर्स सेट 1 की बात करेंगे, रिसोर्स सेट 1, तो स्वाद जो है वो थोड़ा वेरी कर रहा है। 23.9 किलोमीटर जो MSS में है। अगर आप पैन की बात करेंगे तो ये 70.3 किलोमीटर हो जाएगा पैनक्रोमेटिक मोड में। पैन जैसे मैंने बताया, कलर और ब्लैक एंड व्हाइट से समझ लीजिए। अब रीसेट 2 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो मल्टी स्पेक्ट्रल में जो स्वाद आपका मिलता है वो आपका 70 किलोमीटर है। स्वाद क्या होता है? अगर ये सैटेलाइट है, जितना ये ऐसा कवर करता है ना, ये इसको स्वाद कहते हैं, ये इसे स्वाद कहते हैं। जो लीनियर एरे सेंसर है इसको स्टीयर भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। 26 डिग्री आप अक्रॉस ट्रैक, अगर ये सैटेलाइट इस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर 1-2 तरीके का होता है। तो अक्रॉस ट्रैक ये हो गया आपका इस तरीके से। इसमें स्टीरियोस्कोपिक इमेजिंग है। तो यहाँ पर पैनक्रोमेटिक मैंने आपको बताया, स्पेक्ट्रल बैंड इसका हो गया 0.5 से 0.75,
रेजोल्यूशन 5.8 मैंने आपको बताया इसका रेजोल्यूशन जो पैनक्रोमैटिक का है, और ये जो मैंने आपको स्वाथ बताया था, ठीक, ये इसका 5.8 मीटर रेजोल्यूशन है। लेकिन मल्टी स्पेक्ट्रल की बात करेंगे तो आपका 0.52 से 0.59, 0.62 से 0.68 और 0.77 से 0.86। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आती है कि रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया है, 5.8 मीटर है, जो कि यहाँ पर आपका कितना था, 23 मीटर आपको मिल रहा था। एनर्जी फ्लक्स में अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। एनर्जी फ्लक्स, जैसे आपने कहा कि कितनी एनर्जी जा रही है, पहले आप समझ लेते हैं एनर्जी फ्लक्स क्या है। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू अ सरफेस, मतलब यहां पर एक सरफेस है, अब कोई एनर्जी जा रही है तो कितनी तेजी से वो इसको पास कर रही है। ओके, दो तरीके से इसको आप बता सकते हैं। बेसिकली टोटल रेट जहां पर आता है पर सेकंड हो जाएगा, जहां पर रेट की बात है कि पर सेकंड, तो आप देखिएगा जूल पर सेकंड, एनर्जी पर सेकंड, राइट। एक और चीज है इसमें स्पेसिफिक रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, यूनिट एरिया के हिसाब से इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं या कहीं नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो ये जूल पर मीटर स्क्वायर आपका पावर हो गया, तो पावर पर, या पावर कहेंगे तो वॉट हो जाएगा, वॉट पर मीटर, वॉट पर सेकंड हो गया, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये जूल बाय सेकंड आपका, जूल पर सेकंड आपका पावर हो जाता है। तो इस पावर को वॉट में कह रहा हूं, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये दो तरीके हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब सवाल पे आते हैं, एनर्जी फ्लक्स में अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उत्तर है इसका स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, क्योंकि देखिए जो वैल्यू है, जो संख्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ये किसको कर रहा है इफेक्ट, स्ट्रेंथ, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो आपस में दोनों जुड़े हुई चीजें। अगर आप यहां से थोड़ा सा समझ में आया आपको, तो केवल एनर्जी फ्लक्स ही नहीं, जो ऑल्टीट्यूड है या ये कहें स्पेक्ट्रल बैंड है, स्पेक्ट्रल बैंड का विड्थ है, ये भी स्ट्रेंथ को बड़ा इफेक्ट करता है, स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी, रेडिएटिव फ्लक्स, हीट फ्लक्स, साउंड एनर्जी फ्लक्स, ये अब सारी चीजें फ्लक्स की बात होती है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से हम इसको समझते हैं। Which of the following can merge the imagery of list 3 and pan? तो अभी लिस्ट 3 और पैन आप समझ गए होंगे, तो इसमें उत्तर है आपका डी। IRS का जो मल्टी सेंसर है उसमें एक कैपेसिटी है कि, अच्छा थोड़ा सा फिर सरल भाषा में बताता हूँ, पैन आप समझ लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ध्यान रखिए, ये ग्रे स्केल होता है, दिखता ब्लैक एंड व्हाइट जैसे ही है। और लिस्ट 3 जो हो गया आपका एक तरीके से कलर समझ लीजिए। अब अगर आप, और एक का रेजोल्यूशन होता है, देखिए बेसिकली एक का रेजोल्यूशन कम होता है, एक का रेजोल्यूशन ज्यादा होता है, और क्योंकि हमें अच्छे रेजोल्यूशन में कलर चाहिए, तब कैसे करेंगे, तो ग्रे स्केल, यानी कि ये पैन को अगर हम लिस्ट के साथ मर्ज कर दें, तो आपके पास साथ क्या होगा, एक अच्छे रेजोल्यूशन में कलर इमेज आ जाएगी। यही तो हम मर्जिंग का मतलब यही है, क्वालिटी आउटपुट की मिल जाएगी और जो रेजोल्यूशन भी मिल जाएगा क्योंकि कलर इमेज मिल रही है। ओके, तो इसमें IRS का मल्टी सेंसर डी है इसका उत्तर। तो ये यहाँ पर लिस्ट 3 और पैन का मैंने आपको बताने की कोशिश की, अभी हमने देखा लिस्ट 3 और पैन जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है, आप देखेंगे 23.5 है, 5.8 है, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन 4 और 1 है। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन का बैंड के बारे में, इसमें बैंड के बारे में बात करते हैं, जो 4 बैंड मैंने बताए थे ना वो है। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन 6 है। नॉर्मली हम ये बेसिकली समझ लीजिए आप 2 की पावर 6 तक जाएगा, 0 से लेकर वैल्यू, ग्रे स्केल की वैल्यू 2 की पावर 6 -1 तक जाएगा। स्वाथ विड्थ मैंने बता ही दिया था, अभी हमने डिस्कस कर लिया। विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ विव्स। विव्स क्या है, वाइल्ड फील्ड सेंसर। जो विव्स है वो है वाइल्ड फील्ड सेंसर, तो इसका उत्तर हुआ ये इसका उत्तर है ना। तो जो एक्सपेंशन है वाइल्ड फील्ड सेंसर, ये IRS-1C और IRS-1D में ये सेंसर है, और खास तौर पे जो हम ऑब्जेक्ट को पता करने की कोशिश करते हैं, उसका डिटर्मिनेशन करने की कोशिश करते हैं, भाई कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसके लिए विव्स बड़ा काम करता है। जैसे मैंने कहा ये जो पेलोड है 1C 1D इसमें ऑनबोर्ड है, उसमें लगा हुआ था, और क्योंकि ये नॉन फंक्शनल हो गए हम, और इसमें 2 ऑपरेटिंग बैंड ऑपरेट कर रहे थे। जैसे NIR मैं बताता हूँ आपको, NIR रीजन जो नियर इंफ्रारेड, रेजोल्यूशन इसका 188 मीटर, बैंडविड्थ ये सारे बैंड है 1 2 3 बैंड हो गए, और स्वाथ इसका 812 किलोमीटर हो गया, और क्वांटाइजेशन लेवल 7 बिट्स, यानी कि वही 2 की पावर 7 -1 0 से लेकर तक जाएगा अगर इसकी ग्रे स्केल या जो भी इसकी वैल्यू आप देखेंगे, और सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी इसका काफी अच्छा है।
IRIS-P3 सैटेलाइट यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर्स। तो IRIS-P3 क्या यूज करता है? उत्तर आप सी कर लीजिए, MOS। MOS का मतलब क्या है? ये है मॉड्यूलर ऑप्टो इलेक्ट्रिक स्कैनर। क्या है? मॉड्यूलो ऑप्टो इलेक्ट्रिक स्कैनर। और ये P3 की बात मैं कर रहा हूं। IRIS-P3 में ये माउंटेड है। कवरेज कैपेसिटी ये काफी बढ़ जाती है। सो अगर आप और जानना चाहें P3 के बारे में तो ये सब इसकी लॉन्च डेट है, 817 किलोमीटर पे है, कुछ इसकी इंक्लिनेशन भी है। इसके अलावा और ये जो मैंने आपको अभी बताया कि भाई आपका ये विव्स तो है ही, जो हमने कहा दो है इसमें सेंसर, विव्स वाइड फील्ड सेंसर और एक MOS है, यानी मॉड्यूलर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर भी है इसमें। स्पेक्ट्रल बैंड्स भी आप देख रहे हैं यहाँ पे। पैन सेंसर यूजेस 2 बैंड ऑपरेटर्स। तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पैन का मतलब ही एक है, एक ही बैंड है ये। पैन को ग्रे स्केल आप कहें तो ये जो पैन क्रोमेटिक सेंसर है IRIS-1C 1D पर है, और इनके पास कैपेबिलिटी ये होती है कि वो सिंगल बैंड में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो वेव्स आती हैं उसको एक कैप्चर किया जा सकता है और उसकी इमेजिंग की जा सकती है। तो यहाँ पर एक बार और दिखाने की कोशिश की है मैंने। पैन 5.8 मीटर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, यानी कि बैंड की बात हो रही है, केवल एक बैंड है इसमें। While mapping land use and land cover, which scale is recommended? अब जब भी आप कोई मैप बनाते हैं तो आपको स्केल का पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस एक्चुअल अर्थ पे है, मतलब ये डिस्टेंस है, वो मैप पे आप कितनी बड़ी दिखा रहे हैं, इतनी दिखा रहे हैं, इतनी दिखा रहे हैं, इतनी दिखा रहे हैं, इतनी दिखा रहे हैं। यानी जैसे 1 सेंटीमीटर है, क्या आप 5 किलोमीटर, या इसको उल्टा कर देता हूं मैं, क्या आप 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से मैप में दिखा रहे हैं? क्या आप 10 किलोमीटर को दिखा रहे हैं 1 सेंटीमीटर से? तो ये जो डिवीजन, इसको डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिए, ये दोनों अलग अलग स्केल हो जाएगी। तो यही स्केल होती है। स्केल मतलब ये होता है कि भाई जितना डिस्टेंस जो मैप आप बना रहे हैं वो कितना एक्चुअल ग्राउंड पे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका रेशियो होता है। तो जो मैपिंग है लैंड यूज लैंड कवर की, ये थोड़ा सा मैंने आपको देहरादून के बारे में दिखाने की कोशिश की है। अब इस देहरादून की इमेज में आप देखेंगे कि जो मैपिंग है सबसे बढ़िया कब कहाँ हो पाती है, वो है 1:25,000 में। लैंड यूज और लैंड कवर, मतलब उस जमीन का क्या यूज है और उस पर कवर क्या है, उस पर क्या चीज है, सेटलमेंट है या फिर पौधे हैं, क्या है। तो अगर आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं इसके लिए 1:25,000 स्केल सबसे बढ़िया है। ध्यान रहेगा, सबसे बढ़िया यही बनेगा। The sensor used in digital elevation model can identify contour heights greater than। अब डिजिटल एलिवेशन क्या होता है? देखिए आप, क्या होता है कि ये जो लाइनें हैं, जैसे मान लीजिए पहाड़ यूं है, तो आप यहाँ पॉइंट लीजिए, यहाँ पॉइंट लीजिए, दोनों एक ही हाइट पे है ना, तो ऐसे आप एक लाइन बना सकते हैं इमेजिनरी। ये जो लाइनें हैं वो लाइनें हैं जो एक सिमिलर हाइट पे है, इसको कंटूर कहते हैं। तो हर एक सेंसर जो है उसके पास कैपेसिटी होती है ताकि वो चीजें सेंस कर सके, दिखा सके। अब क्या चीज दिखाएगा क्या नहीं दिखाएगा, जो सेंसर है जो डीएम बनाता है, बेसिकली ये जो लाइनें हैं ये डीएम ही है, कंटूर है, और इससे आप डीएम निकाल सकते हैं। होता क्या है कि आप इस लाइनों से आप हाइट ऐसे ऐसे जनरेट कर लीजिए, फिर आप इस तरीके से बता दीजिए कि भाई ये हाइट है इसकी इन लाइनों से, और या कहें कंटूर से, या फिर ये कहें कि डीएम से डिजिटल एलिवेशन मॉडल होता है ये कि भाई आपको पिक्स पता चल गई, आपको ये पता चल गया यहाँ की ये हाइट है, यहाँ की हाइट है, यहाँ की ये हाइट है, तो आप एक रफ कर्व बना के आप उस एरिया को बता सकते हैं। लेकिन उसका उत्तर जो है हमारे इसमें वो 10 मीटर है। ठीक है, कैन डिटरमाइन ऑब्जेक्ट हायर ग्रेटर देन 10 मीटर, है ना। काफी काम में आता है ये डिजिटल एलिवेशन मॉडल, खासतौर पर 3D का जब आप काम करते हैं ना, 3D वहां बहुत काम आता है। अगला सवाल है IRIS-1A 1B सैटेलाइट कैन कैरी विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर्स। वैसे तो ये अभी जा चुके हैं, IRIS-1A 1B तो नहीं है, लेकिन अगर हमें इसे थोड़ा याद करना हो या फिर इसके बारे में थोड़ा सा पीछे जाना हो तो इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 सेंसर है, ये नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, राइट। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब आप कहेंगे लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 लिस्ट 4 तो देख लिया, तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 भी देख लीजिए। IRIS-1A 1B, IRIS-1A 1B, लिस्ट 1 लिस्ट 2। अब इसमें देखिएगा ये 4 इसमें स्पेक्ट्रल बैंड है, BGR और NIR। लिस्ट 2 बिल्कुल सेम इसी के तरीके से है। अच्छा, ये कुछ सैटेलाइट आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसका एक और चीज़ देख लेते हैं। इसकी जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा थी, 72.5। इसकी थोड़ी ठीक थी, 36.25। फिर IRIS-P2 आया, लेकिन वही इसका ये तो नहीं रहा, लेकिन रेजोल्यूशन इसका 36.25 आ गया। फिर IRIS-1C 1D में हमको 23.5 मिला।
23.5 मिला, और फिर धीरे 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 ये रेजोल्यूशन ठीक होते गए। और ये बैंड हैं, अलग अलग बैंड, अगर आप एक व्यू में देखना चाहेंगे तो पहले 1A1B आया, फिर P2, फिर 1C1D, फिर P3, फिर P4, P6, P5, फिर कार्टोसेट 7, कार्टोसेट 2 2007 में आया। और इनके सारे रेजोल्यूशन देखिएगा आप कि कार्टोसेट 2 में तो आपको 1 मीटर करीब 0.8 मीटर रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन मतलब होता है दो पॉइंट के बीच में कितना डिसर्निबल डिस्टेंस है, तो आप आराम से पता कर सकते हैं कौन सी चीज़ क्या है। रेजोल्यूशन ये होता है कितना रिजॉल्व कर सकते हैं आप दो ऑब्जेक्ट जो आसपास है। तो 0.8 मीटर या मतलब 0.8 मतलब 1 मीटर करीब, ऐसा अगर आप देखेंगे तो 1 मीटर के दूरी पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसको भी आप आराम से सैटेलाइट के जरिए डिसर्न कर सकते हो, या ये कहें कि उनको रिजॉल्व कर सकते हो। ये हो गया आपका, इसको थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको, ये हमारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। कुछ मैंने बताने की कोशिश की है तब आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कब कब क्या हुआ था। जैसे रीसेट अगर आप देखें तो रीसेट 2BR है जो दिसंबर 2019 में लॉन्च हुआ था। फिर उसके पहले कार्टोसेट 3 है, रीसेट 2 भी उसके पहले, और बाकी और भी हैं यहाँ पर जो कार्टोसेट 2 की सीरीज आप देख रहे हैं, ये सारी आपके हाल फिलहाल में ही हुई है। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की, इसमें हम MCQ के जरिए जानने की कोशिश की सेंसर के बारे में। बहुत शुक्रिया।